हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लोग स्टडी करेंगे निषेचन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है। मेल द्वारा छोड़ा गया शुक्राणु और फीमेल द्वारा अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। फीमेल का डायग्राम देखते हैं। जो फीमेल का डायग्राम हो गया, ये हो गए अंडाणु हो गए। जो अंडाणु होते हैं फीमेल में 2 अंडाणु पाए जाते हैं, पर 1 मंथ में, जैसे कि 1 मंथ में ये अंडाणु अंडा रिलीज करेगा और दूसरे मंथ में ये जो अंडाशय होता है क्या करता है? अंडाणु को रिलीज करता है। तो जब इसने अंडाणु रिलीज किया तो अंडाणु जो होता है वह मादा के अंडाशय से एक अंडाणु जो मुक्त होता है, अंड मुक्त होकर के अंडवाहिनी में जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहा जाता है। मतलब जो फीमेल के द्वारा अंडाशय से एक अंडाणु जो मुक्त किया जाता है, मुक्त होने के बाद वो कहाँ जाता है? ये अंडवाहिनी में जाता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहा जाता है। जब ये जाता है उसके बाद कहाँ जाता है? ये एम्पुला में जाता है। और ये जो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला में होता है। फीमेल की एम्पुला में होता है। फैलोपियन ट्यूब से कहाँ होकर के जाता है? एम्पुला में जाता है। और इसका जो जीवन काल होता है अंडाणु का 1 से 2 दिन का होता है। जब यहाँ से शुक्राणु जो वर्जाइना में जब शुक्राणु आते हैं तो उनकी संख्या 20 से 30 करोड़ में आते हैं। तो उनके ऊपर जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है, तो जो ओवरी होती है उसके पीएच से क्या वो टूटती हुई चली जाती है। कुछ अंडाणु इधर इस साइड में जाते हैं, इस अंडा ओवरी की तरफ जाते हैं, अंडाशय की तरफ जाते हैं, कुछ इस तरफ जाते हैं। तो आधे से ज़्यादा अंडाणु यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो 100 या 200 बचते हैं वो जाकर के जब एम्पुला तक कुछ पहुँचते हैं तो उनमें से एक ही अंडाणु जो होता है वो अंडाशय को क्या करता है? निषेचित करता है। अब अंडाणु का डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, उसमें कौन कौन सी परत पाई जाती हैं। सबसे पहले द्वितीयक अंडाणु ही फर्टिलाइज होता है, ये आप जान लीजिए। द्वितीयक अंडाणु के ऊपर की लेयर को क्या कहते हैं? जोना प्लेयूसी कहते हैं। उसके ऊपर की जो परत होती है उसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। कोरोना रेडिएटा के ऊपर जो परत होती है, जो ये ब्लू कलर से दिख रही है, इसको थीका इंटरना कहते हैं। और थीका इंटरना के ऊपर जो परत होती है उसको थीका स्टर्ना कहते हैं। जब यहाँ पे एग जो होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, स्पर्म से मिल जाता है, तो वो आकर के कहाँ आ जाता है? ओवरी में आ जाता है। अब हम लोगों ने शुक्राणु के डायग्राम के बारे में पढ़ लिया था, फिर एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें कितने पार्ट होते हैं? इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सिर होता है, सिर में एक्रोसोम होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक में कितने? 23 जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र जब ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होते हैं तो इसीलिए ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद क्या होती है? ग्रीवा होती है। ग्रीवा के बाद क्या होता है? मध्य खंड होता है। मध्य खंड जो होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही जो शुक्राणु होता है उसको गति प्रदान होती है, उसको पुच्छ की गति प्रदान होती है, जिसकी सहायता से ये गतिशील होता है और ये कहाँ? अंडाणु के पास जाता है। ये हुई निषेचन की प्रक्रिया। अब नेक्स्ट आगे समझते हैं, तो आइए देखते हैं। अब अंडाणु को चलने की प्रक्रिया देख लेते हैं। सबसे पहले अंडाणु जो अंडाशय से आता है, अंडाणु जो निकलता है वो कहाँ? अंडोत्सर्ग मतलब अंडाशय जो होता है, जो मादा के अंडाशय से एक अंडाणु जो मुक्त होता है तो कहाँ? अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। जब मुक्त होता है तो निकलता है, फिर कहाँ जाता है? फिम्बरी में जाता है, फिर कीप में जाता है, फिर कहाँ? एम्पुला में जाता है। और एम्पुला में क्या होता है? इसका फर्टिलाइजेशन होता है शुक्राणु के साथ में। और अंडाणु जो होता है वो गतिशील नहीं होता है, उसमें कोई गति नहीं होती है। जो फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिया लाइक संरचना होती है, जैसे सीलिया संरचना होती है, तो सीलिया का वर्क क्या होता है कि अंडाणु तू आ गया, अब तुझको मैं अपने माध्यम से आगे आगे हिला करके कैसे आगे ले जाऊंगा अपने रास्ते में। फैलोपियन ट्यूब से कहाँ ले जाऊंगा? एम्पुला में। एम्पुला से कहाँ ले जाऊंगा? सीधे गर्भाशय में ले जाऊंगा। तो इसका सीलिया का वर्क होता है। और शुक्राणु की चलने की प्रक्रिया क्या है? तो शुक्राणु वीर्य जो वीर्य सेचन द्वारा कहाँ आता है? योनि में आता है।
योनि में आने के बाद फिर कहाँ आता है, ग्रीवा में आता है। ग्रीवा के बाद गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में कुछ खाली स्थान होता है जिसको अवकाशिका कहते हैं। उस अवकाशिका के बाद आने के बाद शकरा जो संकीर्ण पथ होता है उसमें जाता है। संकीर्ण पथ में जाने के बाद कुछ तो वही 100-200 बचते हैं, उसमें से एक जो होता है वो अंडाणु के पास जाता है और एम्पुला में अंडाणु के पास पहुंच करके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने लगती है तो स्पर्म और ओवा कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन्स और फर्टिलाइजिंग हार्मोन, दो स्पर्म और ओवा क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं, जिससे क्या होते हैं, स्पर्म और ओवा एक दूसरे से चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद क्या होता है, जोना पेलुसिटा से जाकर के चिपक जाते हैं। शुक्राणु जो होता है वो जोना पेलुसिटा की स्पर्म वेधन स्थल से जाकर जुड़ जाता है। जो शुक्राणु होता है वो जोना पेलुसिटा जो परत होती है उसमें जाकर के बंधन स्थल से जाकर के क्या करता है, जुड़ता है। उसके उपरांत जब जुड़ेगा अंडाणु कहाँ, जोना पेलुसिटा की स्पर्म वेधन स्थल से जब जुड़ता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है, तो 2 प्रक्रियाएं होती हैं। तो आइए समझते हैं आगे कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। जब ये जाकर के जुड़ता है तो कौन सी 2 प्रक्रियाएं होती, पहली होती है एक्रोसोमल अपक्रिया और दूसरी होती है कार्टिकल अपक्रिया। तो ये जो 2 अपक्रियाएं हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। पहले होती है एक्रोसोमल अपक्रिया। क्या होती है, शुक्राणु से जो एक्रोसोम होता है, जो उसका अग्रभाग होता है, जब शुक्राणु जाता है और अपने अग्रभाग से क्या करता है, अंडाणु के अंदर धंसने की कोशिश करता है, तो उसमें क्या एक्रोसोम एंजाइम क्या होता है, अगर पिंडक से मुक्त होता है। तो इसमें से एंजाइम जो 2 मुक्त होते हैं, एक्रोसोम क्या करता है, 2 एंजाइम मुक्त करता है, एक्रोलाइसिन और हाइलेरोनिड एंजाइम क्या करता है, मुक्त करता है। यह एंजाइम क्या करता है, जोना पेलुसिटा जो उसके ऊपर अंडाणु के ऊपर जो परत होती है जोना पेलुसिटा की, उसको क्या करते हैं, बेधने की कोशिश करता है। जब बेधेगा तभी तो अंदर जाएगा, अगर उसको तोड़ेगा ही नहीं तो कैसे अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा। दूसरी परत जो होती है वो कार्टिकल होती है, कार्टिकल अपक्रिया होती है। या इसमें क्या होता है, यहाँ पर जोना पेलुसिटा जो परत हुई उसमें क्या होते हैं, रासायनिक मतलब केमिकल परिवर्तन होते हैं। जब शुक्राणु उसके अंदर जाता है, जोना पेलुसिटा की जो परत होती है शुक्राणु के लिए अपारगम्य हो जाती है। कैसे उसे अपारगम्य हो जाती है, ताकि वो उसको पार कर सके। द्वितीय अंडाणु से क्या अंडाणु बनता है, जिसको हैप्लॉइडम और ऊटिड भी कहते हैं। और इसमें क्या बनता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी का भी निर्माण होता है। द्वितीयक अंडाणु में क्या होते हैं, स्पर्म जब प्रवेश करते हैं द्वितीयक अंडाणु में तो क्या होता है, विभाजन होता है। और कैसा विभाजन होता है, मेटाफेज का सेकेंड विभाजन होता है, जिसमें एरेस्ट ओपन हो जाते हैं और क्रिया या क्या होती है, संपन्न हो जाती है, कार्टिकल अपक्रिया। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अंडाणु के अंदर जो स्पर्म की कितनी क्या, जो जैसे ये अंडाणु हुआ तो क्या जो स्पर्म आता है तो क्या उसकी पूंछ जाती है कि सर जाता है कि उसका मध्य खंड जाता है। तो ये अंडाणु के अंदर शुक्राणु क्या करता है, पूरा का पूरा एंट्री करता है, और जो शुक्राणु में जो DNA होता है वो अंदर जा कर के उससे फर्टिलाइज करता है, अंडाणु से फर्टिलाइज करता है, जिसके बाद किसका निर्माण होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन एवं अंतारोपण क्या होता है। भैया निषेचन होगा तो उसके बाद ही तो अंतारोपण होगा, अंडाणु का क्या होगा, गर्भाशय में अंतारोपण होगा। स्त्री एवं पुरुष के जब संभोग के द्वारा जब मैथुन क्रिया होती है तो उससे क्या होता है, शुक्र यानी कि वीर जब स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, वीर सेचन कहते हैं। वीर सेचन की क्रिया कही जाती है। गतिशील जो शुक्राणु होता है, क्योंकि शुक्राणु में बहुत गति होती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, माइटोकांड्रिया होता है। माइटोकांड्रिया क्या होता है, माइटोकांड्रिया जो होता है शुक्राणु को गति प्रदान करता है, जिससे शुक्राणु की जो गति होती है बहुत तेज होती है। वो बहुत तेजी से ऐसे चल करके जाता है और कहाँ, एम्पुला में पहुँचने की कोशिश करता है। और एम्पुला में पहुँचते तो बहुत सारे हैं, पर एक जो होता है स्पर्म, वही सिर्फ 20 से 30 करोड़ में सिर्फ एक स्पर्म अंडाणु से क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। और इसी बीच
अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका में क्या क्षेत्र में आ जाता है। तुम्बिका क्षेत्र में जब आ जाता है तब निषेचन की मतलब एक ही समय पर एक ही जगह पे जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले ये अंडाणु यहाँ पे आया और 10 दिन के बाद शुक्राणु यहाँ से गया तो क्या फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होगी, तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि एक समय पर एक जगह पर जब उचित समय पे जब मिलेंगे तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और तभी बेबी का जन्म होगा। अगला समझते हैं, निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय पर जो एम्पुला में है उस एम्पुला के क्षेत्र में मिले। यही कारण है कि जिससे कि सभी संभोग और निषेचन क्या गर्भधारण नहीं हो सकता है, कि जितनी बार भी निषेचन या संभोग हुआ तो क्या गर्भधारण होगा, नहीं होगा। गर्भधारण तब होगा जब शुक्राणु और अंडाणु सही समय पर सही जगह एम्पुला में मिलेंगे जाकर के, क्योंकि जो अंडाणु आता है उसकी जो जीवन अवधि होती है वो 1 से 2 दिन होगी। अगर 1 से 2 दिन के अंदर ही ये शुक्राणु एम्पुला में जाकर के अंडाणु को निषेचित करता है तभी यहाँ पर क्या होता है, गर्भ धारण होता है। अन्यथा क्या होती है, आपका जो मासिक चक्र होता है वो शुरू हो जाता है। शुक्राणु के साथ अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ये आपको हमने कई बार बताया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण जोना पेल्विसिटा की जो परत होती है स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में क्या कर देता है, बदलाव कर देता है। जब ये अंडाणु के पास शुक्राणु आता है जोना पेल्विसिटा की परत से जब ये मिलता है तो क्या करता है, जो और अन्य शुक्राणु उसके साथ में आते हैं तो उनको क्या करता है, उसकी परत में बदलाव कर देता है, जिससे क्या यही शुक्राणु सिर्फ अंडाणु को निषेचित कर पाए। अब आइए इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। जैसे कि ये अंडाणु है और इसके ये पारपीतक ये अवकाश दिया हुआ है, ये कोरोना रेडिएटा दिया हुआ है और ये शुक्राणु यहाँ पर आए। ये जो जोना पेल्विसिटा की परत है जो सबसे पहले अंदर धंसा, उसने क्या किया, जोना पेल्विसिटा की परत में परिवर्तन कर दिया ताकि और जो शुक्राणु जो आए हैं वो इसको निषेचित ना कर पाएँ, और यही अंडाणु जो है इस अंडाणु को निषेचित करेगा। इतना आपको समझ में आया, और ये एनसीईआरटी का दिया हुआ आपकी बुक का डायग्राम है। जब निषेचित कर देगा तो निषेचन होने के बाद क्या होगा, अंतारोपण होगा। सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। जब निषेचन होगा, जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक दूसरे को निषेचित करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, एक युग्मनज बनेगा। युग्मनज में कैसी प्रक्रिया होती है, तो समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है और कौन सी प्रक्रिया होगी, क्लीवेज की, विदलन की होगी। जब विदलन की प्रक्रिया होती है तो संख्या तो बढ़ती है पर आकृति उतनी होती है, मतलब जैसे बॉल की जैसी आकृति हुई पर उसमें जो संख्याएं होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 18, 18 से 32 ऐसे बढ़ती जाएंगी, पर उसकी जो साइज होगी साइज वही होगी। जैसे कि यहाँ पे अंडाशय ने अंडाणु को रिलीज किया अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया द्वारा, तो 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 6 बने, 6 से क्या बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, 16 से 32। जब 32 बनते हैं तो क्या होता है, गर्भाशय में गर्भ का अंतारोपण होता है। यह प्रक्रिया 7 डेज चलती है और इस प्रक्रिया को दैट इज अ कॉल्ड क्लीवेज। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, विदलन कहते हैं। तो युग्मनज जो हुआ, युग्मनज से क्या बना, 2 सेल स्टेज बनी। एक कोशिका से कितनी बनी, 2 बनी। 2 से क्या बनी, 4 सेल बनी, 4 सेल स्टेज बनी। 4 से क्या बनी, 8 सेल स्टेज बनी। तो 8 सेल को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। और फिर कितनी बनी, 16 सेल स्टेज बनी। 16 सेल स्टेज को मोरोला स्टेज कहते हैं। 16 सेल के बाद कौन सी बनी, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में बनी। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, कुछ छोटी कोशिकाएं होती हैं जो लेयर के किनारे किनारे ये देखिए आ जाती हैं, तो इनको स्मॉल ट्रोकोप्लास्ट आवरण कहते हैं। और जो कुछ बीच में होती हैं ये लार्ज इनर सेल होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं तो कुछ छोटी होती हैं। जो लार्ज इनर सेल मास होती हैं वो क्या करती हैं, भ्रूण का निर्माण करती हैं। इनका कार्य होता है भ्रूण का निर्माण करना। ये देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है। सबसे पहले अंडाणु आया। अंडाणु से क्या, स्पर्म जब निषेचित हुए तो वहाँ पे जाइगोट बना। जाइगोट कैसा होगा, 2n होगा। फिर उसके बाद आपकी 4 सेल बनेंगी।
4 सेल से आपकी 8 ये मोरोला स्टेज बनेंगी, फिर एक कोरक पुट्टी यहाँ पर आई और 32 स्टेज में क्या होता है, जो होता है आपका गर्भ का अंडारोपण हो जाता है। और ये जो है ये फिमरी लगी हुई है, फिमरी के आगे क्या है, अंडाशय। अंडाशय क्या करेगा, एक अंडाणु को मुक्त करेगा, जिसको कहते हैं अंडोत्सर्ग प्रक्रिया। अंडा कहाँ जाएगा, एम्पुला में जाएगा, और यहाँ से जो होता है सर्विक्स से जो आपकी विर्जिना होती है, इससे क्या होते हैं, शुक्राणु जब आते हैं, शुक्राणु आकर के एम्पुला में पहुंचते हैं और उसका क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन के बाद यह अंडाणु धीरे धीरे करके 7 डेज में गर्भाशय में आकर के अंतरोपण होता है। इसे अंतरोपण कहा जाता है। आप समझेंगे हम लोग गर्भावस्था एवं प्रसव क्या होता है। तो गर्भावस्था और प्रसव समझते हैं क्या होता है। समसूत्री विभाजन जो विदलन होता है, जो आपको डायग्राम में समझाया है, वही यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है। समसूत्री विभाजन विदलन जो क्लेवेज होता है कि शुरुआत तब होती है जब युग्मनज जो होते हैं अंडवाहिनी के संकीर्ण इस्थमस में, इस्थमस से गर्भाशय की ओर, जो ये इस्थमस है ये आपकी दी हुई है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब से कहाँ, इस्थमस में आते हैं, इस्थमस से कहाँ, गर्भाशय की ओर ये बढ़ते हैं। और तब यह 2 से, मतलब पहले 2 में बनेगी जो अंडाणु होगा, जब शुक्राणु से जब निषेचित हो जाएगा, पहले 2 बनेगी, फिर 4 बनेगी, फिर 8 बनेगी, फिर 16, 16 के बाद क्या 32 में जाकर के ये ब्लास्टोमियर, 16 में जाकर के ब्लास्टोमियर क्या कहलाती है, और ब्लास्टोमियर की क्या रचना करती है। और 8 से 16 के बीच की अवस्था क्या कहलाती है, मोरूला कहलाती है, मोरूला स्टेज कहलाती है। यह मोरूला लगातार विभाजित होती रहती है। विभाजित होने के बाद क्या गर्भाशय की ओर बढ़ती है और ब्लास्टोसिस्ट का रूप धारण कर लेती है। जो मोरूला होता है वो लगातार विभाजित होकर के गर्भाशय की ओर बढ़ता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कोरक पुट्टी में कोरक खंड बाहरी परत में, कोरक पुट्टी होते हैं उसमें कोरक खंड जो होते हैं बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे पोषक कोरक ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोषक कोरक से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। इनर सेल मास से ही क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और जो बाहर की छोटी छोटी लेयर होती हैं वो उसका पोषण का कार्य करती हैं। अब पोषक कोरक जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो अंतः स्तर से क्या होती है, संलग्न हो जाती, संलयित हो जाती है और अंतर कोशिका समूह का भ्रूण को अलग अलग विभेदित कर देती है। अंतर कोशिका के समूह और भ्रूण को क्या करती है, अलग अलग विभेदित कर देती है, 2 भागों में बांट देती है। संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं जो होती हैं तेजी से क्या करती हैं, विभक्त होने लगती हैं। वो कोरक पुट्टी को क्या कर देती हैं, ढक देती हैं। जब तेजी से विभक्त होंगी तो क्या कोरक पुट्टी उससे ढक जाएगी कोशिकाओं से। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुट्टी गर्भाशय के अंतः स्थापित हो जाती है। जो कोरक पुट्टी होती है गर्भाशय के अंदर क्या होती है, अंतः स्थापित हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, अंतारोपण की क्रिया कहा जाता है, और बाद में यह संगर्भरता का रूप धारण कर लेती है। भ्रूण के अंतारोपण के पश्चात पोषक कोरक जो होते हैं वो अंगुली जैसी संरचना, जो फिंगर लाइक संरचना होती है, उसका निर्माण करते हैं, जिसे जरायु अंकुरक या विलाई भी या कोरियानिक विलाई भी कहते हैं। ये जरायु जो अंकुरण, जो फिंगर जैसी संरचना हुई, ये गर्भाशयी ऊतक और मात्र जो फिंगर जैसी संरचना होती है ये गर्भ के ऊतक से और जो माता होती है उसके ब्लड दोनों से मिलकर के बने हुई संरचनाएं होती हैं, जो ये फिंगर लाइक संरचनाएं होती हैं। जरायु अंकुरण और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे में क्या होते हैं, जैसे ये फिंगर हो गई, फिंगर में जब फिंगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या मिक्स हो जाती है। वैसे जो गर्भाशय के जो ऊतक होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, और जरायु अंकुरण एक दूसरे से एकदम मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं, जिसे इंटरडिजिटेड या अंतरागुली युक्त हो जाता है। मतलब मिलकर के क्या होते हैं, एक में गोले गोले जैसे हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाओगे संरचना कैसी है, दोनों एक में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण जो होता है वो गर्भ और मादा शरीर के साथ एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को गठित करता है, और जिसे क्या प्लेसेंटा बोला जाता है, अपरा बोला जाता है। प्लेसेंटा देखेंगे क्या होता है। प्लेसेंटा जो होता है ये अपरा एक नाभिरज्जु अम्बिलिकल कार्ड का एक भ्रूण होता है। जैसे कि बच्चा जिस नाभि से न्यूट्रिशन लेता है इसे नाभि नाल कहा जाता है, और
उस और जिस आवरण से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा जो होता है वो भ्रूण तक, जो एम्ब्रियो होता है उस तक क्या करता है? सभी जो होते हैं पोषक पदार्थ लाने और ले जाने का। जैसे कि माँ ने कुछ खाया, न्यूट्रिशन खाया, तो उसको बच्चे को देगा और बच्चा जो वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिन का उत्सर्जन करेगा और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी निकालेगा उसको बाहर ले जाने का वर्क कौन करता है? प्लेसेंटा का वर्क होता है। अब फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा देखेंगे क्या होता है। अपरा जो होता है, जो प्लेसेंटा होता है, भ्रूण को क्या करता है? ऑक्सीजन प्रदान करता है, पोषण की जो आपूर्ति होती है उसको पूरा करता है, और CO2 तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न जो प्लेसेंटा होता है, जो अपरा होता है, वो बच्चे को न्यूट्रिशन देता है, ऑक्सीजन देता है और पोषक तत्वों की जो आपूर्ति होती है उसको पूरा करता है। बच्चे के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल जैसे जैसे जो होता है CO2 जो बच्चा निकालता है, जो अपशिष्ट निकालता है, उसको बाहर ले जाने का कार्य किसका होता है? प्लेसेंटा का होता है, अपरा का होता है। प्लेसेंटा द्वारा 2 हार्मोन्स मुक्त किए जाते हैं। गैनोडोट्रोपिन जो मुक्त किया जाता है, ये ह्यूमन गैनोडोट्रोपिन हार्मोन HCG होता है, जो क्या होता है? जो भ्रूण होता है प्लेसेंटा उसको बैलेंस करने का वर्क करता है। मानो अपरा लैक्टोजन जो होता है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन जो होता है HPL होता है। मतलब प्लेसेंटा तो बन गया, बेबी भी आ गया, पर उसके बाद जो दुग्ध का स्त्रावण HPL हार्मोन करता है। प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन होते हैं ये भी प्लेसेंटा उत्पादित करता है। प्लेसेंटा भी उत्पादित करता है, इसको पीयूष ग्रंथि जो होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का उत्पादन करती है। प्लेसेंटा द्वारा प्रसव के समय कौन सा हार्मोन्स निकाला जाता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्त्रावण करता है प्लेसेंटा, जब प्रसव का टाइम होता है तब। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसॉल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की मात्रा संगर्भता के दौरान माता के रक्त में क्या होती है? कई गुना बढ़ जाती है। मतलब 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी बढ़ जाती है, जिसके द्वारा माँ का कभी खट्टा खाने का मन करेगा, कभी मीठा खाने का मन करेगा, तो कभी तीखा खाने का मन करेगा। तो ये हार्मोनों की द्वारा होता है, और जो ये खाने का मन करता है, ये न्यूट्रिशन जो होता है बेबी को चाहिए होता है। इस वजह से माँ का हर प्रकार का व्यंजन खाने का मन करता है। इन हार्मोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी वृद्धि माता की उपापचय क्रियाओं में परिवर्तन तथा संगर्भता को बनाए रखने में आवश्यक होता है। हार्मोनों की वृद्धि से जो बढ़ोतरी होती है, जो न्यूट्रिशन होता है, जो वृद्धि होती है, उसको बनाने में आवश्यक होता है। अंतारोपण के तुरंत बाद जो ICM जो इंटरसेल मास जो परत होती है, वो 3 परतों का निर्माण करती है: एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। जो एक्टोडर्म होती है वो बाहर का आवरण बनाते हैं, जो इंडोडर्म होती है जैसे कि हार्ट हो गया ये बनाती है। मेसोडर्म होता है सबसे अंदर की परतें, जैसे आपकी इनर ग्लैंड जो होती हैं उनका निर्माण करती हैं और हार्मोन का स्त्रावण करती है। अगला फंक्शन देखते हैं। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में भी सभी ऊतकों, अंगों और का निर्माण करते हैं। सभी मतलब जो मनुष्य में ऊतक होते हैं, जैसे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, आपका अग्नाशय हो गया, आपकी एड्रिनल ग्लैंड हो गई, ये सब का निर्माण करते हैं। मानव में संगर्भता की अवधि कितने दिन होती है? 9 महीने की होती है। और चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से चेंजमेंट होते हैं? तो जब फर्स्ट मंथ का बेबी होता है तो क्या बनता है? भ्रूण बनता है, प्लस क्या बनता है? हृदय बनता है। हृदय जब भ्रूण बड़ा होने लगता है तो उसकी धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। सेकेंड मंथ जब होता है बेबी पेट में, दूसरा महीना चलता है तो भ्रूण बनता है और उसके पैर और उंगलियों का निर्माण होता है। जब 12वां सप्ताह चलता है तो अंग तंत्र जैसे जनन अंग जो होते हैं बाहरी अंग जैसे, तो उनका विकास अच्छी तरह से हो जाता है। जब 5वां महीना चलता है तो गर्भ की पहली गतिशील मतलब पहला जो मूवमेंट करता है बेबी, वो कौन से 5वें महीने में करता है। पहली बार जब कहते हैं ना लात मारी या फिर बच्चा मूव किया तो 5वें महीने में करता है, और बच्चे के सिर पर बाल भी आ जाते हैं, हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। 6 मंथ में क्या होता है? बच्चे की बरौनियाँ जो भौहें होती हैं, पलकें और शरीर में जो छोटे छोटे सूक्ष्म बाल जिनको रोए कहते हैं, वो
आ जाते हैं, उनका विकास हो जाता है। प्रसव की क्रिया समझते हैं। संगर्भता के अंत में जो गर्भाशय के जोरदार संकुचन, जो गर्भाशय जो होता है जोरदार संकुचन मतलब सिकुड़ता है, बढ़ता है, सिकुड़ता है, बढ़ता है, से गर्भ क्या होता है, बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शिशु जन्म करते हैं। शिशु जन्म कहते हैं मतलब यानी कि बच्चे की डिलीवरी हो गई, बच्चा बाहर आ गया और प्रसव हो गया। तो गर्भ के संकुचन मतलब बढ़ने की और सिकुड़ने की क्रिया के द्वारा क्या होता है, बेबी बाहर आता है। प्रसव एक जटिल तंत्र अंतःस्रावी न्यूरोएंडोक्राइन जो क्या होती है, क्रियाविधि होती है, बहुत ही जो जटिल प्रक्रिया होती है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं जब पूर्ण विकसित गर्भ हो जाता है, जब पूरा बच्चा बेबी बन जाता है, उसका समय बाहर आने का हो जाता है, तो क्या होता है, माइंड को क्या करता है, संकेत भेजता है। उसके बाद माइंड क्या करता है, जो संकुचन है उसको उत्पन्न करता है। उसके बाद क्या रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे क्या होता है, बच्चे का प्रसव होता है। यह मात्र पीयूष ग्रंथि जो होती है, जो मात्र पीयूष ग्रंथि होती है, वो ऑक्सीटोसिन जो नामों का एक हार्मोन्स होती है, वो निकालने के लिए सक्रिय हो जाती है, मतलब निकालने लगती है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है वो गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से क्या होता है, गर्भाशय में संकुचन होता है, मतलब जोर जोर से गर्भाशय फैलने लगता है, सिकुड़ने लगता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण। गर्भाशय जब संकुचन ऑक्सीटोसिन की जब अधिक मात्रा उद्दीपित करता है तो गर्भाशय में बहुत ही तेजी से संकुचन होता है, जिसके बाद क्या होता है, शिशु बाहर आ जाता है। और शिशु जब बाहर आता है तो प्लेसेंटा जो होता है, जो अपरा होता है, उससे शिशु की जो नाल होती है उसको काट दिया जाता है और प्रसव संपन्न हो जाता है। और शिशु के तुरंत बाद ही अपरा जो होता है प्लेसेंटा को जो माता होती है उसके शरीर से क्या होता है, बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद जब अब बेबी आ गया तो अब क्या होगा, दुग्ध स्त्रावण होगा। अब जब बेबी आया तो कुछ खाएगा पिएगा, न्यूट्रिशन लेगा, तो उसके लिए क्या होगा, दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया महिला में होगी। तो संगर्भता के अंत तक क्या होता है, इनमें दुग्ध क्या होता है, उत्पन्न होने लगता है और दुग्ध स्त्रावण होने लगता है। यह माँ को अपने जो नवजात शिशु होते हैं उसके जो शरीर में आहार होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी पूर्ति करने में मदद करता है। और दुग्ध स्त्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जब दूध मतलब यानी आता है, जो पहला दूध आता है उसे प्रथम स्तन या खीस कहते हैं। जब पहला दूध जो आता है प्रसव के बाद उसे इसे स्तन या खीस भी कहा जाता है, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी IgA तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु को क्या करते हैं, प्रतिरोधी क्षमता बीमारियों से लड़ने के लिए काफ़ी सहायता करते हैं, काफ़ी मदद करते हैं। तभी तो माँ का जो पहला दूध होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो आइए इसको अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं, प्लेसेंटा कैसा होता है और डिलीवरी कैसे। ये अपरा रसांकुर होते हैं, जो ये ऊपर निकले हैं इनको क्या कहते हैं, अपरा रसांकुर कहते हैं। और जो ये जगह होती है इसके गर्भाशय गुहा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पीतक कोष कहते हैं। ये भ्रूण है, ये क्या है, बेबी है, ये एम्ब्रियो है। और ये ग्रीवा में श्लेष्मा, ये प्लग है। ये वाहिन सहित क्या है, नाभि रज्जु है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जब नॉर्मल डिलीवरी की जब संकुचन गर्भाशय में उत्पन्न हुआ तब क्या हुआ, बेबी का सर जो छोटी सी जगह होता है वहाँ से जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है और रिलैक्सिन हार्मोन्स रिलीज़ होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जब बेबी बाहर आता है तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ये होती नॉर्मल डिलीवरी, जो वेजाइनल डिलीवरी भी कहलाती है। दो प्रकार की डिलीवरियां होती हैं, देख लीजिए यहाँ पे, ये हो गई सीजेरियन जो सी सेक्शन वाली डिलीवरी होती है, जो ऑपरेशन के थ्रू होती है। और ये होती है नॉर्मल डिलीवरी जो वर्जाइनल डिलीवरी होती है, और इसमें क्या होता है, सी सेक्शन ऑपरेशन के थ्रू बेबी को निकाला जाता है। जब ये बेबी माँ के गर्भ से बाहर आ गया, जब ये बेबी माँ के गर्भ से बाहर आ गया तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाएगा। और फिर जब प्लेसेंटा से बेबी की जो नाल होती है उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और बेबी का जन्म हो जाता है, बेबी बाहर आ जाता है।
ये है, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। ये है प्लेसेंटा, इसको प्लेसेंटा कहा जाता है। और ये जो नाल होती है जिसको गर्भनाल कहा जाता है, इसके द्वारा क्या होता है, बच्चे को न्यूट्रिशन माँ के द्वारा प्राप्त होता है। जो माँ खाती है वो बच्चे को मिलता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है इसके थ्रू माँ तक जाता है, जो माँ यूरिन के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड अपने लंग्स के थ्रू बाहर निकालती है। इसको कहते हैं प्लेसेंटा। ये बेबी के साथ जुड़ा होता है, जो बेबी के न्यूट्रिशन और उसके शारीरिक विकास आदि में बहुत ही मदद करता है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।